हेलो नमस्कार साथियों, मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर। तो कैसे हैं सभी? और जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि भाई आज का जो हमारा है, समझ रहे हो ना, महा मॉक टेस्ट, समझ रहे हो? तो महा मॉक टेस्ट में हम आज बहुत ही आनंद आने वाला है। और आज का जो हमारा मॉक टेस्ट रहेगा वो बहुत ही शानदार रहेगा। हर दिन से आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो जल्दी से भाई आप लोग आ जाओ, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो भाई। तो जल्दी से आ जाओ भाई, कैसे हो सभी? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि कैसे हैं सभी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न सॉल्व करना शुरू करेंगे। और ये जो प्रश्न बनाए गए हैं आपके एग्जाम को देखते हुए बनाए गए हैं और उसी लेवल के प्रश्न रखे गए हैं। तो सभी लोग भाई शेयर कर दो क्लास को। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके यार हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, सभी लोगों को बुला लो बिल्कुल लाइन से, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस के। तो आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है बहुत मजा आने वाला है। तो सभी लोग शेयर करो, लाइक ठोको, बिल्कुल सभी लोग ठोकेंगे, है ना? चलो बहुत बढ़िया, आ रहे हैं जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लेट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो सभी बच्चे आ जाएंगे, सभी बच्चे आ जाएंगे, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा, है ना? चलो तो शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है और इसका सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप लोग देखें जरा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में दिया गया है कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 1 है और आपको इसका आंसर कैसे करना है ये सारी चीजें भी आप लोग समझ लो। क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का आंसर यदि आपका ए आ रहा है तो आप लोग क्या लिखेंगे, 1A लिखेंगे। और यदि आंसर बी आ रहा है तो आप लोग 1B लिखेंगे। यदि आंसर सी आ रहा है तो आप लोग 1C लिखेंगे। और यदि आंसर आपका डी आता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, 1D लिखेंगे। ये आपका आंसर का क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा। और सभी बच्चे भाई इसी प्रकार से क्या करेंगे, आंसर करेंगे। चलो तो सभी लोग आंसर कर दो भाई, ताकि मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग किस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, है ना? कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन नंबर पढ़ा रहे होते हैं छठवां और आप लोग आंसर दे रहे होते हैं भाई दूसरे का या तीसरे का, तो बात नहीं बनेगी ना। हम तो छठवां पढ़ा रहे हैं लेकिन आप दूसरे और तीसरे का आंसर दे रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो और आपके साथियों को भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई चुन्नू लाल क्या कर रहे हैं कि मतलब प्रश्न नंबर 4 का आंसर गलत दे रहे हैं। चिंटो लाल क्या कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 5 का गलत आंसर दे रहे हैं। इसका गलत हो गया, इसका सही हो गया, उसका गलत हो गया, इसका सही हो गया। तो चिंटू मिंटू जितने भी हैं हमारे, ये सभी बिल्कुल सही आंसर देंगे और आप लोग आंसर के सामने प्रश्न का नंबर भी डालते जाएंगे। राइट, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया डियर। चलो तो प्रश्न में कहा गया है गुहिल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे भाई गुहिल वंश की स्थापना कब हुई थी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे हैं कुछ ए बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। चलो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाता है ए हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। और जो गुहिल वंश चला, समझ लो जरा, जो गुहिल वंश चला तो वो कहां चला, राजस्थान में चला, राजस्थान में चला। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, ठीक है? अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गुहिल वंश है, ये गुहिल वंश हुआ स्टार्ट कैसे है, तो इनके पिता थे कौन, शिलादित्य थे। इनके पिता कौन थे, शिलादित्य। इनके पिता कौन थे, शिलादित्य। और इनकी माता कौन थी, इनकी माता थी पुष्पावती। कौन थी, पुष्पावती थी। इनकी माता का नाम था पुष्पावती, समझ रहे हो ना? और जो शिलादित्य था इन पर कौन, मलेच्छ आक्रमण कर देते हैं, यानी मलेच्छ जनजाति आक्रमण कर देती है गुजरात के कच्छ वाले डिस्ट्रिक्ट से। कच्छ वाले जिले में मतलब उन्हीं का प्रकोप रहता है, मलेच्छ जनजातियों का। और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग आक्रमण कर देते हैं, ये आक्रमण कर देते हैं शिलादित्य पर, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु के सदमे में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, हालांकि ये जो पुष्पावती हैं ये इनको क्या दे देती हैं, जन्म दे देती हैं, किसे, गुहिल को। और इनकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनका जन्म होता है कहां पे, गुफा में होता है। किसका, गुहिल का जन्म होता है गुफा में। और इनका नाम भी पड़ता है गुहिल। और फिर ये अपने नाम पर ही क्या करते हैं, गुहिल वंश की स्थापना करते हैं। और इनका नाम भी क्या था, गुहिल था। तो गुहिल ही व्यक्ति नाम था। अब आप कहोगे उनका किनका, तो गुहिल ही था, उनका नाम क्या था, गुहिल। ठीक है, तो गुहिल ने ही क्या की थी, गुहिल वंश की स्थापना की थी 566 ईस्वी में। कब, 500 यानी 566 ईस्वी में स्थापना की थी। और ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो।
तो जितना मतलब जिसने भी ए ऑप्शन किया था वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखो क्या पूछा गया है, किस राजा को भग्नावेश कहा जाता है? किस राजा को भग्नावेश कहा जाता है? आंसर देंगे भाई आप लोग, भग्नावेश किसे कहा जाता है? चलो सभी बच्चे आंसर कर दो भाई, सभी बच्चे आंसर कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो एक बार आंसर करें भाई सभी लोग भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं। महाराणा प्रताप, भाई साहब क्वेश्चन देख के आंसर देना, क्वेश्चन देख के आंसर देना, है ना, कि भग्नावेश किसे कहा जाता है। कुछ बच्चे महाराणा प्रताप बोल रहे हैं, कुछ बच्चे राणा सांगा बोल रहे हैं। देखो जरा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा हो जाएगा। महाराणा सांगा को ही क्या कहा जाता है? भग्नावेश की उपाधि दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो महाराणा जो सांगा थे ये हमारे राजपूत राजा थे। क्या थे? राजपूत राजा थे। ठीक है, तो इन्हें भग्नावेश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा मतलब दौड़ने में सक्षम थे, युद्ध करने में सक्षम थे और बहुत ही वीर पुरुष थे। कौन? महाराणा सांगा। और इनके शरीर पर 80 घाव थे, इनके शरीर पर 80 घाव थे, तो इन्हें 80 घाव वाले राजा भी कहा जाता है। ठीक है, छोटे बड़े 80 घाव थे और इनकी एक आंख क्या थी? इनकी एक आंख फूटी हुई थी। समझ रहे हो ना, इनकी एक आंख में तीर लग जाता है। तो ये भी कुछ मतलब रीजन है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भग्नावेश राजा कहा जाता है महाराणा सांगा को। ठीक है, महाराणा सांगा से क्या हुआ था? युद्ध हुआ था किसका? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है ना। तो बाड़ी का युद्ध हुआ था। कौन सा? बाड़ी का। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? यह क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और यह क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, है ना। चलो आंसर कर दो भाई, आंसर कर दो सभी बच्चे भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, बिल्कुल लाइन से सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए और कोई भी बिल्कुल जाएगा नहीं। सभी बच्चे शेयर करेंगे क्लास को। आप लोग जितने भी आपके मित्र, आपके जितने भी साथी आते हैं तो सभी लोगों को बुला लो भाई, है ना। चलो जी बिल्कुल, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो जय हिंद सभी को, बिल्कुल राम राम, अभिनंदन है सभी का। जितने बच्चे आ रहे हैं, जितने आ चुके हैं, सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है, बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हमारा सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यानी जो हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो आप लोग कहोगे भाई 18 जून 1576 में हुआ था। कब? 18 जून 1576 में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे, महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ठीक है, और किसके? अकबर के मध्य। अकबर, अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह था, मान सिंह। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। और इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। हालांकि इस आपसे पूछा जाए कि इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, तो इस युद्ध का परिणाम ये निकला था, ये हमेशा ये चाहते थे कि हम महाराणा प्रताप को अपने काबू में ले लें, बंदी बना लें, लेकिन इन लोगों ने महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाया था। समझ रहे हो ना, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो जीत और हार का तो कोई फैसला होता ही नहीं है, बस आप लोग बस ये पॉइंट रखेंगे याद कि युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अब ये जो युद्ध होता है ये 2 बार होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। सबसे पहले तो होता है पहाड़ों पर। कहां पे? पहाड़ों पर होता है। पहाड़ों पर आपने देखा होगा कि राजस्थान में कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी है। तो उसी अरावली की पर्वत जो हमारी श्रेणी है उन्हीं पर युद्ध हुआ था। तो महाराणा प्रताप की सेना थी ऊपर और अकबर की सेना थी नीचे। तो पहले तो महाराणा प्रताप की जीत हो जाती है, ये लोग भागने लगते हैं, फिर ये लोग दोबारा आते हैं और फिर क्या होता है? युद्ध बराबरी का होता है और महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं और इन्हें फिर बचा के निकाल दिया जाता है। समझ रहे हो ना, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और ये युद्ध की क्या थी, मतलब इस प्रकार से जो युद्ध हुआ था वो हमने आपको बताया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो आप, अरे भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करो। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? आप लोग बताएंगे भाई, इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताओ भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया सर, मेरा आंसर सही था जी, बिल्कुल गुरुजी, बढ़िया आंसर था आपका, बिल्कुल सही आंसर था आपका, सही है सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
तो आप लोग बताएंगे भाई महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। सभी लोग आंसर कर दो भाई, एक बार सभी लोग आंसर कर दो भाई, बहुत बढ़िया। चलो सभी लोग आंसर करेंगे भाई, सभी लोग। चलो तो काफी बच्चों का ए आ रहा, काफी बच्चों का बी आ रहा, देखो जरा ए बी, और काफी बच्चों का मर्दाना। भाई मर्दाना नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेतक हो जाएगा। तो चेतक किसके घोड़े का नाम था, तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। और बात कर ली जाए कि जो मर्दाना था इसका क्या नाम था, ये क्या था, हमारा हाथी था। ये मर्दाना जो था ये क्या था, ये हमारा हाथी था। तो हमारा मतलब किसका, तो ये था भाई साहब मान सिंह का। किसका, मान सिंह का हाथी था। ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। और मान सिंह किसका सेनापति था, तो अकबर का सेनापति था। किसका, अकबर का सेनापति था। मान सिंह के हाथी का नाम था क्या, मर्दाना। याद रखना आप लोग, क्योंकि जब घोड़े का नाम पूछा गया है तो मर्दाना का भी नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 5, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भारत के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था, भारत के किस जिले से पंचायती राज व्यवस्था चालू हुई थी, इसका आप लोग प्रश्न बताओ भाई, इसका आप लोग उत्तर बताओ कि क्या उत्तर हो जाएगा हमारा। तो सरचीप मिजोरम से हुई थी, या नागौर राजस्थान से हुई थी, या माहे पुडुचेरी से हुई थी, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप लोग बताएंगे भाई कि पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी। चलो तो जल्दी से आप लोग आंसर बता दो, बहुत बढ़िया। चलो आप लोग आंसर बताएंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग आंसर बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जरा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। यानी जो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरू हुई थी, कहां से शुरू हुई थी, नागौर के जिले से हुई थी, नागौर जिले से हुई थी। नागौर जिला किसके अंदर आता है, राजस्थान के अंतर्गत आता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है। क्या है, तो जयपुर है। और राजस्थान का हाईकोर्ट कहां पे है, तो राजस्थान का हाईकोर्ट हो जाएगा हमारा कहां पे, जोधपुर में हो जाएगा। कहां पे, जोधपुर में हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हमारी पंचायती व्यवस्था है, जो हमारी पंचायती व्यवस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1951 में। 1951 में हमारी क्या हो जाती है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो जाती है। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष होता है इसका टाइम पीरियड। तो ये भी बात आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग, कुछ लोग देखो यहां पे लिखा है माहे पुडुचेरी, कुछ यहां से भी समझते हैं। जो माहे है ये भारत का सबसे छोटा जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला है। तो आप कहोगे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बड़ा जिला हो जाएगा हमारा किसका, गुजरात का, कच्छ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुजरात का, कच्छ हो जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखना है, क्या हो जाएगा, गुजरात का कच्छ हो जाएगा, ठीक है। और कच्छ के रण में ही कौन सी हमारी माही नदी समा जाती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा सरचीप मिजोरम है, जो सरचीप मिजोरम है, इससे हम कुछ सीख सकते हैं क्या, तो यहां से भी आप लोग कुछ सीख सकते हो। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, साक्षर, भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, आपसे पूछा जाएगा। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा है, साक्षर राज्य नहीं, सॉरी जिला, तो कौन सा है, ये है सरचीप। सरचीप है, सरचीप है, जो कि कहां का है, मिजोरम का है, मिजोरम का है। हम आपको यहां पे ऑप्शन वही देते हैं ताकि आपको किसी ना किसी ऑप्शन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले, समझ रहे हो ना। तो देखो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, सीखनी है। सबसे साक्षर जिला कौन सा है, ये हमारा सरचीप है, जो कि कहां पे पड़ता है, मिजोरम में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, मिजोरम में पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला कहा गया है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप लोग बताओ भाई किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 23 या 24 में है, या 29 या 30 में है, या 19 या 20 में है, 19 या 22 में है, या फिर 31 में है ना। चलो तो सभी भाई आंसर करें, बिल्कुल सभी भाई आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कर दो भाई, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आंसर करो भाई, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी हो जाएगा, बी होगा, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी बोल रहे हैं।
हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब जरा समझ लो, शिक्षा और संस्कृति के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? शिक्षा और संस्कृति के बारे में कहा गया है। तो जो अनुच्छेद 29 है, जो अनुच्छेद 29 है, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी मतलब घरेलू शिक्षा को क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घरेलू शिक्षा को या होम टाउन वाली शिक्षा को क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। और इसके अनुसार हम ना धर्म में क्या करेंगे? भेदभाव करेंगे, ना ही जाति में भेदभाव करेंगे। किसमें? जाति में भेदभाव करेंगे इन सब में, और ना ही लिंग में भेदभाव करेंगे। लिंग मतलब आदमी है, लड़का है, लड़की है, इन सारी चीजों में भेदभाव नहीं करेंगे। ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 29 में दिया गया है। अब आप कहोगे आर्टिकल 30 में क्या दिया गया है? तो आर्टिकल 30 में दिया गया है, आर्टिकल 30 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से संबंधित, कोई भी व्यक्ति शिक्षा से संबंधित क्या खोल सकता है? अपने अनुसंधान खोल सकता है, विद्यालय खोल सकता है, और कोई भी व्यक्ति किसी को भी शिक्षा दे सकता है। बस वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस वो शिक्षा देने योग्य होना चाहिए। तो वो व्यक्ति किसी को भी क्या दे सकता है? शिक्षा दे सकता है, और वो विद्यालय कॉलेज खोल सकता है। ये किसमें दिया गया है? ये आर्टिकल 30 में दिया गया है। और क्या दिया गया है इसमें लिंग, जाति, धर्म और क्षेत्र के भाई आप असम के हो, हम आपसे नहीं पढ़ेंगे, या हम आपको कॉलेज नहीं खोलने देंगे। आप तो तमिलनाडु के हो, हम आपको दिल्ली में कॉलेज नहीं खोलने देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये किसमें दिया है? ये दिया है आर्टिकल 30 में दिया है। तो शिक्षा से संबंधित, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो हमारा आर्टिकल है वो कौन से हैं? आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। याद हो गया? चलो बकाया बढ़ते हैं आगे, बकाया पहुंचते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे कि मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है। चलो भाई सभी बच्चे आंसर कर दो, सभी बच्चे आंसर कर दो जितने बच्चे हैं। तो किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है, या प्रस्तावना यानी प्रस्तावना को कहा जाता है, या फिर मौलिक अधिकार को कहा जाता है, या राष्ट्रपति को कहा जाता है? तो आप लोग सभी लोग आंसर कर दो भाई, सभी लोग आंसर कर दो भाई, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सर नाम नहीं ले रहे हो आप किसी का? भाई साहब अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। नाम लेने में क्या रखा? अरे सब कुछ तो पढ़ाई में रखा है। किसमें? पढ़ाई में रखा है। पढ़ लो दिल लगाकर, पढ़ लो दिल लगाकर तो आगे बढ़ जाओगे, और नहीं पढ़ोगे दिल लगाकर तो पीछे रह जाओगे। इसीलिए दिल लगाकर पढ़ लो। समझ रहे हो ना भाई? चलो क्वेश्चन नंबर देखो 7, क्वेश्चन नंबर देखो 7, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसे? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई साहब? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, इन्हें कहा जाता है संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये हमारे संविधान के किस भाग में स्थित हैं? किस भाग में स्थित हैं? तो आप बताएंगे कि संविधान के किस भाग में स्थित हैं? भाग नंबर 3 में स्थित हैं। समझ रहे हो क्या? मौलिक अधिकार। ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये आर्टिकल कितने से कितने के मध्य हैं? तो ये आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 के मध्य, आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 के मध्य है कौन? मौलिक अधिकार। ये पॉइंट आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। याद रख लोगे भाई? याद रख लोगे? बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार हैं ये कहां से लिए गए? तो ये अमेरिका से लिए गए। कहां से? अमेरिका से लिए गए। ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमेरिका की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे वॉशिंगटन डीसी है। क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन डीसी है। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखना, वॉशिंगटन डीसी है। अब डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। ये पॉइंट आप लोग क्या रखना? याद रखना भाई। ये पॉइंट आप लोग क्या रखना? याद रखना। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस है। क्या है?
कांग्रेस है, अमेरिका की संसद का कांग्रेस नाम है, और भारत की संसद का नाम है पार्लियामेंट। क्या नाम है? पार्लियामेंट नाम है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। चलो बकाया क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया गया है? अच्छा, हम भारत के लोग शब्द कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है भाई, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे आंसर कर दो भाई, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे आप लोग, जितने बच्चे लाइव। अरे यार जब मतलब मजा आ रहा है तो लाइक ठोको, बिल्कुल ठोको लाइक सभी बच्चे, बिल्कुल, और लाइक ठोको, शेयर ठोको। और यदि आप लोग न्यू हो, नए स्टूडेंट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई बिल्कुल जल्दी से, क्योंकि ये देखो दुनिया को पता है, ये पूरे विदेशों तक खबर जा चुकी है, मतलब आसपास के जितने भी देश हैं सभी लोगों को पता चल चुका है कि हमारा जो स्टडी का नंबर 1 चैनल है। तो आप लोग जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना। चलो, विदेश मतलब क्या होता है? देश के बाहर जहां खबर पहुंचे उसे विदेश कहते हैं, है ना। बस फिर चलो, तो आप लोग बताओ भाई कि हम भारत के लोग, ये किसमें लिखा गया है? ये लिखा गया है किसमें? प्रस्तावना में लिखा गया है, समझ गए भाई। और जो प्रस्तावना है, ये जो संविधान की प्रस्तावना है, इसे कहा जाता है आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। और इसी को कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन में आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे भाई साहब? याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अब बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, तो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, और क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रस्तावना का उद्देश्य कहां से लिया गया, यानी विचार कहां से लिया गया, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या बताओगे भाई? इसका जो हमारा जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई है। ये पॉइंट आप लोग क्या रखोगे भाई? याद रखोगे, है ना। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ये पॉइंट आप लोग क्या रखोगे? याद रखोगे। और भाषा कहां से ली गई है? देखो जरा, सॉरी, भाषा कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और उद्देश्य कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? विचार लिया गया है। और अमेरिका से क्या ली गई है? भाषा ली गई है, यानी लैंग्वेज ली गई है। किसकी? प्रस्तावना की। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है। और इसी में लिखा है हम भारत के लोग, मतलब कि हम सब भारत के लोग हैं और हम में से कोई भी अलग नहीं है। समझ गए हो ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें पूछा गया है लिखित संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था। मतलब कि जो अभी भाषाएं जोड़ी गई हैं उनका कोई भी वजूद नहीं है। जो लिखित संविधान था पहले वाला, उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है भाई। चलो तो सभी लोग आंसर करेंगे, तो आप सभी लोग आंसर देंगे भाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लिखित संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था, आप लोग बताएं भाई सभी बच्चे। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग एक बार जल्दी से आंसर दे दो। देखो सभी बच्चे आंसर देंगे, क्योंकि जब सभी लोग आंसर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखते हैं तो भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं। इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई बच्चों को क्लास समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, टीचर का बोलना समझ में आ रहा है, टीचर का पढ़ाना समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें रिस्पॉन्स करती हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोग लाइक और शेयर किया करो और बिल्कुल रिस्पॉन्स दिया करो, है ना। और ज्यादा से ज्यादा क्लास में आया करो भाई सभी बच्चे। तो देखो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा संविधान लिखा गया था, जो हमारा संविधान लिखा गया था, समझ लो जरा, संविधान किसने लिखा? तो बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने लिखा। बी आर अम्बेडकर ने क्या लिखा? संविधान लिखा। और संविधान कितने दिन में लिखा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन,
2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना क्या लिखा, संविधान को लिखने में समय लगा। और बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखा, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है जब संविधान लिखा गया था तो उस टाइम पे इसमें जो भाषाएं थी उनका कितनी भाषाओं का वर्णन था, तो कितनी, 14 भाषाओं का वर्णन था। फिर क्या किया, 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, अब कितनी हो गई हैं, तो 22 भाषाएं हो गई हैं। कितनी, 22 भाषाएं हो गई हैं हमारी संविधान में, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। फिर क्या किया गया, अभी देखो आपने एक भाषा सुनी होगी इंग्लिश, इसका संविधान में कहीं पे भी वर्णन नहीं है, इसका संविधान में कहीं पे भी वर्णन नहीं है, किसका, इंग्लिश का। तो ये भी पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब जब 14 में आप लोग 8 जोड़ेंगे तो भाषाएं कितनी हो जाएंगी, हमारी भाषाएं हो जाएंगी 22 हो जाएंगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो आप क्या लगाएंगे, 22 लगाएंगे। समझ गए भाई। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा संविधान जो है, समझ लो जरा सारी बातें, जो संविधान है वो बन के कब तैयार हो गया था, तो ये संविधान बन के कब रेडी हुआ था, इसके बारे में समझेंगे। आप लोग के बन के तैयार कब हुआ था, तो ये हो गया था हमारा 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये क्या हो गया था। चलो अब बात आती है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बन के क्या हो गया था, रेडी हो गया था। और इस दिन हमने कुछ अनुच्छेद भी लागू किए थे। फिर संविधान जो शेष बचा था, यानी पूर्ण रूप से कब लागू किया था, तो 26 जनवरी 1950 में हमने क्या किया, अपना पूरा संविधान क्या कर दिया, लागू कर दिया। और इसी को हम लोग बनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। इसी को हम लोग किसके रूप में मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्वेश्चन पे पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखोगे। चलो बकाया चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, भारत में नागरिकता बिल CAA कब पास किया गया था, तो आपको पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और आपको पता होगा कि यानी कि जो भी हमारे मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई बंधु थे, यानी जो हमारे मुस्लिम समाज के जो भाई बंधु थे, आपको पता होगा उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए थे। जो भी हमारे मुस्लिम समाज के भाई बंधु थे उनसे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए थे। तो आप लोग बताएं भाई, 11 दिसंबर को या 13 दिसंबर को या कब किया गया था इसे पास, कब पास किया गया था, आप लोग जल्दी से बताएं भाई। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, यहां पे हम लिख देंगे 2019। क्या लिख देंगे, 2019, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो सभी बच्चे आंसर करो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है। चलो शुभम का आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये जो ऑप्शन है पास ही में दिए हैं, 11 दिसंबर 13 दिसंबर, आपके ऐसे ऑप्शन जो हैं वो पास में नहीं आएंगे। तो जो CAA है ये कब पास किया गया था, 11 दिसंबर को पास किया गया था। 11 और 13 दिसंबर को मतलब ये आपस में क्या हुआ था, पास किया गया था। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन लिख गए हैं लेकिन ऐसे ऑप्शन में आएंगे नहीं, आप लोग याद रख लेना 11 और 13 दिसंबर को इसे पास किया गया था। अब आप कहोगे 11 और 13 दिसंबर को कैसे, मतलब पहले लोकसभा में भी जाता है, फिर राज्यसभा में भी जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास भी जाता है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है कि नहीं लगता है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, नहीं, चीजों को पढ़ेंगे, पहले लोकसभा में जाएगा, वो लोग पढ़ेंगे, सबको बताएंगे, फिर वो लोग वोट डालेंगे कि ये मतलब जो नियम है ये सही है कि नहीं है, इसे पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जब इसे पास करेंगे तो मतलब हमारी जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट आप लोग समझ जाएंगे, 11 और 13 दिसंबर को इसे पास किया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि CAA बिल को सबसे पहले लोकसभा में किसने पेश किया था, तो आप लगाएंगे अमित शाह ने। किसने, अमित शाह ने। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। जो CAA बिल था इसे लोकसभा में कौन ले गए थे, तो अमित शाह है, समझ रहे हो, जो कि हमारे क्या हैं, होम मिनिस्टर हैं, क्या हैं, गृह मंत्री हैं,
ये पॉइंट आप लोग याद रखना है भाई, ठीक है भाई। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा? 11वां है, और आप लोग इसका आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। चलो, सभी बच्चे आंसर करेंगे जी, बिल्कुल सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप लोग बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं जी बिल्कुल, मेरा सही है जी, अच्छी बात है, आपका सही है। चलो, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, ए, लेकिन हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आयरलैंड है ये किस देश में है, तो ये यूरोप में है। सॉरी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आयरलैंड देश है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है डबलिन। क्या है? डबलिन इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा हो जाएगी हमारी क्या? यूरो। यूरो क्या हो जाएगी? इसकी मुद्रा हो जाएगी। ये पॉइंट भी आप लोग क्या रखना? याद रखना। अब देखो जरा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो भाई, आप लोग अगला क्वेश्चन नंबर देखो। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें दिया गया है आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर बताना है भाई, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है ना। चलो, तो सभी बच्चे आंसर कर दो भाई, सभी बच्चे आंसर कर दो, और आप लोग बताओ भाई कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे आंसर करें, एक बार सभी बच्चे आंसर करें, और आप लोग बताएं कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। चलो, सभी बच्चे बताएंगे भाई, सभी बच्चे। सही है, सही है, सही है। कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बाबर ने। भाई साहब, बाबर ने तो मुगल वंश चलाया था। ठीक है, अब समझ लो जरा, जो आगरा की स्थापना की गई है वो किसने की? वो की किसने भाई? सिकंदर लोदी ने। तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। ठीक है, समझ लो सारी चीजें। जो सिकंदर लोदी था ये लोदी वंश का राजा था। तो जो लोदी वंश, जो लोदी है, जो लोदी वंश के, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने की। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा बहलोल लोदी का पुत्र जो था, बहलोल लोदी का जो पुत्र था वही क्या बना? इनका राज्य यानी कि मतलब उत्तराधिकारी बना। तो कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी का पुत्र कौन था? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी का पुत्र कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था। और ये क्या था? लोदी वंश का ये पहला शासक था, प्रथम शासक था, और ये क्या था? अंतिम शासक था। यानी टोटल 3 ही शासक हुए हैं लोदी वंश में। अब आपसे पूछा जाए कि जो सिकंदर लोदी है इसने आगरा में क्यों, आगरा की स्थापना क्यों की? तो आगरा की स्थापना इसलिए की क्योंकि पहले राजधानी कहां पे थी? लोदी वंश की दिल्ली थी, और आगरा में बहुत ज्यादा विद्रोह वगैरह हो रहे थे। तो इसने सोचा कि अपनी राजधानी हम वहीं पे बना देते हैं, तो मतलब बच्चों को थोड़ा सा, सॉरी मतलब लोगों को थोड़ा सा भय रहेगा, डर रहेगा, इस वजह से वो आतंक नहीं करेंगे, है ना, आंदोलन नहीं छेड़ेंगे। तो इस वजह से उसने सोचा कि हम लोग क्या करें, आगरा पे अपनी क्या बनाए? राजधानी बनाए। और जब उसने राजधानी बनाई तो आगरा की क्या की? स्थापना की। किसकी? आगरा की। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब ये वही आगरा है, अब ये वही आगरा है, समझो जरा, अब ये वही आगरा है जिसमें हमारा क्या है? ताजमहल है। और आगरा है, इसे कहा जाता है पेठा नगरी। क्या कहा जाता है? पेठा नगरी कहा जाता है, पेठा नगरी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। चलो, बकाया जो लिखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, बाबर, ये क्या था? मुगल वंश का शासक था। किसका? मुगल वंश का शासक था। ये पॉइंट भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं अगला। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? तो फैजाबाद था, या फिर अयोध्या था, या कौशल था, या फिर इक्ष्वाकु भूमि था। तो आप लोग सभी लोग आंसर दें, इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। बहुत बढ़िया।
सभी लोग बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आप लोग आंसर करें इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का, और आप लोग बताएं कि इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। बी 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 बी, कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, फैजाबाद, फैजाबाद लड़के, कुछ ना होने वाला है। चलो समझ लो जरा, देखो हमारा राइट आंसर, इसीलिए तो कहते हैं रोज पढ़ो, इसीलिए तो कहते हैं रोज पढ़ो भाई साहब, समझ रहे हो ना। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब ए हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। क्यों, सो सॉरी, माफ कर देना भाई, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अयोध्या का पुराना नाम क्या था, अयोध्यसा था, समझ लो जरा, इसका पुराना नाम क्या था, अयोध्यसा था, अयोध्यसा, ठीक है। फिर अयोध्यसा से क्या हुआ, अयोध्या हुआ, अयोध्या हुआ, ठीक है। फिर अयोध्या से क्या बनाया गया, इसका नाम फैजाबाद, फैजाबाद बदला गया, और फिर फैजाबाद से क्या हो गया, अयोध्या हो गया, फिर इसका नाम क्या हो गया, अयोध्या हो गया। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे ये पूछा जाएगा फैजाबाद से अयोध्या किसने बदला, तो ये बदला योगी आदित्यनाथ ने, किसने, योगी आदित्यनाथ से, आदित्यनाथ ने, जो हमारे यूपी के क्या हैं, यूपी के सीएम हैं, यूपी के क्या हैं, सीएम हैं, मतलब इनके द्वारा बदला गया, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अयोध्या है ये किस नदी के किनारे है, तो ये है भाई साहब किसके, सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे है, समझ रहे हो ना, किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है, सरयू रिवर के किनारे, यानी सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना है। अयोध्या है, यहीं पे राम का जन्म हुआ है, और यहीं पे किसका, ऋषभ देव का जन्म हुआ है, ऋषभ देव का जन्म हुआ है। जो राम के जो पिता थे दशरथ, वो इक्ष्वाकु वंश के राजा माने जाते हैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा माने जाते हैं, और इक्ष्वाकु वंश के राजा यानी जो हमारे दशरथ थे, और इन्हीं को सूर्यवंश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सूर्यवंश कहा जाता है। तो ये तो बहुत पुरानी बातें हो जाती हैं, जो कि आपको याद रखना है, वो ये पॉइंट याद रखने हैं। बकाया चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कहता है, इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, तो मतलब बड़ा नदी द्वीप पूछा गया है, और आप लोग सभी लोग आंसर करेंगे कि इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। चलो तो सभी आंसर करो भाई, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ भाई, रूस में है या भारत में है या ऑस्ट्रेलिया में है, तो सभी लोग आंसर कर दो भाई, सभी लोग आंसर कर दो भाई। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है, बहुत बढ़िया, भारत में है, कहाँ पे है, भारत में है। तो समझ लो जरा, विश्व का बड़ा नदी द्वीप कौन सा, बड़ा नदी द्वीप, और आपसे पूछा जाए छोटा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और छोटा नदी द्वीप, तो बड़ा कौन सा है, माजुली है, कौन सा है, माजुली है, और छोटा कौन सा है, तो छोटा है उमानन, उमानन है, छोटा कौन सा हो जाएगा, उमानन हो जाएगा। और ये दोनों किस नदी पर स्थित हैं, तो ये दोनों हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं। ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है जो कि पूछे जाते हैं। और ये दोनों नदी द्वीप कहाँ पे हैं, तो ये दोनों नदी द्वीप हैं कहाँ पे, असम में है, कहाँ पे, असम में है। और असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर है, दिसपुर है। असम किसके लिए जाना जाता है, तो चाय के लिए जाना जाता है, क्या, चाय के लिए जाना जाता है। चाय में क्या पाई जाती है, तो चाय में पाई जाती है थीन, चाय में क्या पाई जाती है, थीन पाई जाती है। कॉफी में क्या पाई जाती है, तो कॉफी में पाई जाती है कैफीन, क्या, कैफीन पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए कि तंबाकू में क्या पाया जाता है, तंबाकू में, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, क्या, निकोटीन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, समझ गए भाई, बहुत बढ़िया। चलो बकाया चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है, तो इसका आंसर देना है भाई। आप लोग जल्दी से बताएंगे कि भारत के वह कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके पास शक्ति नहीं होती है, तो निलंबनकारी वीटो ये तो होता है, और अत्यनिक वीटो ये भी होता है, और जेबी वीटो ये भी होता है। पावर वीटो कोई वीटो नहीं होता है, पावर वीटो कोई वीटो नहीं होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब आप कहोगे ये जो बीटो है इनका मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब ये होता है जैसे जब कानून बनाया जाता है तो विधेयक जो होता है सबसे पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद कहाँ पे जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, और जब राज्यसभा में जाएगा तो उसके बाद जब राज्यसभा से पास हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। तो उस विधेयक को राष्ट्रपति पास भी कर सकता है और अपने जेब में भी रख सकता है, उसका जवाब भी नहीं दे सकता है, और कोई उस राष्ट्रपति से ये नहीं पूछ सकता कि हमने आपको वो दिया था और आपने उसका क्या किया। जैसे आप लोगों को एप्लीकेशन से छुट्टी लेनी पड़ती है ना, तो आप एप्लीकेशन से पहले क्लास टीचर के साइन कराते हैं, फिर प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं, तो आप प्रिंसिपल से ये नहीं पूछ सकते हो कि आपने मेरी उस पर साइन किए कि नहीं किए, कब तक करोगे कब तक नहीं करोगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही राष्ट्रपति का है कि भाई आप पूछ नहीं सकते राष्ट्रपति से, उनकी मर्जी है कर देंगे, उनकी नहीं मर्जी है नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये पॉइंट का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी हमारे भारत में राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद है। उपराष्ट्रपति कौन है, तो वेंकैया नायडू है, कौन है, वेंकैया नायडू है, वेंकैया नायडू हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और रामनाथ कोविंद क्या है, राष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर के, 14वें नंबर के हैं। कहाँ के हैं रामनाथ, तो कानपुर देहात के, कानपुर देहात के। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में तो गंगा को कहा जाता है पद्मा कहा जाता है, क्या पद्मा कहा जाता है। और जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तब क्या कहा जाता है, तब कहा जाता है मेघना। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। गंगा नदी हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी है, तो इसको राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। कब, 2008 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है, या फिर राजस्थान में है, या गुजरात में है, या फिर उड़ीसा में है। चलो तो एक बार सभी बच्चे बताओगे भाई मोढेरा का हमारा सूर्य मंदिर कहाँ पे है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, आप लोग बताओगे भाई, है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार आंसर दे दो आप लोग, सही आंसर दो भाई, है ना। चलो जी बिल्कुल। तो ये सभी पॉइंट आपको लिखना है, ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं, ये सारे के सारे पॉइंट, तब तो कुछ बात बनेगी भाई साहब। ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं गुरुजी, जी गुरुजी, जी गुरुजी, सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। चलो जो हम आपको बताते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। अब देखो जरा, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो ये आपको बताना है मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है। चलो बहुत बढ़िया, चलो चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा कहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गुजरात में। अब बात आती है गुजरात में है ये हमारा मोढेरा का सूर्य मंदिर, ठीक है। और किसने बनवाया था, ये बनवाया था ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। किसने, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। ललितादित्य मुक्तापीड़ ने, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने क्या बनवाया था, ये सूर्य मंदिर बनवाया था, कहाँ पे, गुजरात में। अब एक सूर्य मंदिर और है हमारा, वो कौन सा है, वो है कोणार्क वाला। कौन सा है, कोणार्क वाला है। ये इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब एक और जो हमारा सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है, तो यदि यहाँ पे, ये भी बात है यार, अच्छा बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, स्पष्ट कहा कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है। यदि वो कहते कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है, सन टेम्पल कहाँ पे है, तो आप लोग क्या लगाते, उड़ीसा लगाते। अब उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, आप लोग डी नहीं लगाएंगे, आप लोग सी ही लगाएंगे, समझ गए। यदि वो कहते कि केवल सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो आप लोग उड़ीसा लगा सकते थे। लेकिन जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है, वो है हमारा गुजरात में। और ये किसने बनवाया था, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनवाया था। और एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो ये कहाँ पे है, ये हमारा उड़ीसा में है। ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने, नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ये पॉइंट आप लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। और ये तो हम आपको रोज ही बताते हैं कि जो कोणार्क है कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में ही क्या है, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर इसकी क्या है, राजधानी है। उड़ीसा में चिल्का झील है, उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उड़ीसा में क्या है, हीराकुंड बांध है। उड़ीसा की प्रमुख नदी क्या है, तो महानदी है। कौन सी, महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है।
ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलो, बकाया उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक में है ही। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 है। और ये कहाँ पे है? तो सिरोही जिले में है। कहाँ पे है? सिरोही जिले में है। ठीक है। और जो अरावली चोटी है ये कितने देशों में फैली है? तो ये 2 देशों में फैली है। एक तो हो जाएगा पाकिस्तान, एक क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, और एक हो जाएगा भारत। ठीक है। और ये हमारी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये हमारी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये हमारी क्या है? प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है धूपगढ़। तो धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? तो ये है मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। और या इसकी ऊंचाई पूछी जाती है 1352 मीटर। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद कर लोगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो 1350 या 1352। धूपगढ़ कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, भारत का 25वां राज्य कौन सा है ना? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट। चलो, आप लोग आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 18 का। आप लोग आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग आंसर बताएं भाई, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, सभी लोग आंसर करें, सभी लोग। बहुत बढ़िया भाई। चलो चलो, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। हमारा 25वां जो राज्य है वो क्या है? गोवा है। हमारा 25वां जो राज्य है वो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है। जो गोवा है ये हमारा कब आजाद हुआ था? तो 19 दिसंबर 19 दिसंबर और कहें तो 1961 में। 1961 में क्या हुआ था? आजाद हुआ था। लेकिन 30 मई 1987 30 मई 1987 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। 30 मई 1987 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। बकाया क्वेश्चन नंबर देखो 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है अम्लराज का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? अम्लराज का रासायनिक फॉर्मूला पूछा गया है। तो सभी भाई आंसर करेंगे इसका कि हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्लराज का, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। और आप लोग बताओ इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जो 3HCl प्लस HNO3 इसी का जब संयोग होता है और इससे जो यौगिक बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं क्या? अम्लराज कहते हैं। अम्लराज कहते हैं। और इसी को कहा जाता है एक्वारेजिया। क्या कहा जाता है? एक्वारेजिया कहा जाता है। ये इतना खतरनाक अम्ल होता है कि इसमें हम उंगली डालें तो उंगली जल जाएगी, सोना डालें तो सोना भी पिघल जाएगा। समझ रहे हो ना। अब बात आती है, आपसे पूछा जाए HCl क्या होता है? HCl का क्या नाम होता है? कभी कभार पूछा जाता है HCl का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आपसे पूछा जाए HNO3 का क्या नाम है? तो इसका नाइट्रिक अम्ल। इसका क्या नाम होता है? नाइट्रिक अम्ल है। समझ रहे हो ना। तो ये आपको क्या रखने हैं? इनके नाम याद रखने हैं। और इन तीनों को हम लोग मिलाते हैं, सॉरी इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। और दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताओ भाई इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन देखो आप लोग, जब पीएच स्केल पर मान क्या होता है? बढ़ता है, तो विलयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब स्केल पर जो हमारा ये हमारा क्या है? पीएच स्केल है और इस पर क्या होगा? मान बढ़ेगा। मान क्या होगा? बढ़ेगा।
मान क्या होगा, बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। और जब मान बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, क्षारकता कम होगी, नहीं, क्षारकता बढ़ेगी तो क्षारकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अम्लता बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, और कोई प्रभाव, कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। जैसे जैसे विलयन का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी विलयन की क्या होती जाएगी, क्षारकता बढ़ती जाएगी। क्योंकि यहाँ इसके जो टोटल पैमाने होते हैं, टोटल पॉइंट होते हैं, वो कितने होते हैं, 14 होते हैं। और इसमें से यदि जो 7 होता है, 7 से ऊपर है विलयन का मान तो वो क्षारीय होगा, और 7 से नीचे है विलयन का मान तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और पीएच पैमाने की खोज की थी किसने, सोरेनसन ने की थी। किसने, डॉक्टर सोरेनसन ने की थी 1909 में। 1909 में डॉक्टर सोरेनसन ने किसकी, पीएच पैमाने की खोज की थी। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे भाई। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, धमाका धमाका, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आ रही हैं सारी चीजें, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग कमेंट करके भी बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो चलते हैं, बकाया कल मिलेंगे। और उम्मीद है आपको पूरा का पूरा टेस्ट समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आप लोग कमेंट जरूर करें और शेयर करें, सभी लोग लाइक करो भाई। यदि भाई की मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग बिल्कुल लाइक करो, बिल्कुल दिल से लाइक करो, ठीक है। क्योंकि आप लोग बिल्कुल दिल से जुड़े हो, आप लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो कहाँ से है, दिल से है भाई साहब, ठीक है। तो चलते हैं, बकाया मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम हैं कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।